दिल्ली नॉलेज ट्रैक के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश गुप्ता 2018 में बीपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है, जिसमें मुझे पहली रैंक हासिल हुई है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और इस वीडियो में मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के मैं बात करूँगा, मैथमेटिक्स को लेकर के। तो जब मैं प्रिपरेशन के लिए गया था तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके मेरे मन में भी बहुत दुविधा थी कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। दो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने 5 साल मैथमेटिक्स आईआईटी के बच्चों को पढ़ाया है, स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि इससे इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मेरा मैथ्स का इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे मैथ्स ले लेना चाहिए। नहीं, अगर हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज़ में कम समय में प्रिपरेशन हो सकता था तो मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी ओपन था कि अगर ह्यूमैनिटीज़ से मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं कम समय में तो क्यों ना ह्यूमैनिटीज़ लिया जाए मैथ्स के बजाय। तो मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त भी। फिर मैंने लोगों से बात किया कि किस तरीके से ऑप्शनल को चूज़ करना चाहिए। तो ये जनरली ये बात आती है कि आप ऑप्शनल इस तरीके से चूज़ कीजिए कि देखिए कि उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि कंपेटिबली ऑप्शनल जो है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेंस के टाइम पे तो आपको 40% ऑप्शन पे टाइम देना होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप हो सकता है कि आप उतना एफर्ट ना दे पाएँ और परफॉर्मेंस भी उससे हैम्पर हो। इंटरेस्ट मैटर करता है। उसके साथ ये भी देखा जाता है कि हम ऐसे ऑप्शन को चूज़ करें जिससे कि जीएस के साथ भी कुछ लिंकेज हो। जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हम लेते हैं, लेट्स से हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री सिलेबस में भी, प्रीलिम्स के सिलेबस में है, मेंस के जीएस 1 में भी है, तो हमें वहाँ एडवांटेज मिलता है। तो ह्यूमैनिटीज़ के साथ जो लेते हैं ऑप्शनल लेते हैं उनके साथ ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है। तो मैं भी बहुत दुविधा में था कि मैथ्स लेना चाहिए या फिर कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर मैंने ऑप्शंस को वे किया तो उसमें यह दिखा कि मैथ्स में मेरा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि +2 तक अच्छी कमांड है, मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरा एप्टीट्यूड भी है और जो एटीट्यूड चाहिए मैथमेटिक्स के लिए वो भी पहले से है, और सॉल्व करने का तरीका, पढ़ने का तरीका वो भी हमारे पास पहले से है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखते हुए मैंने मैथ्स को वेट दिया, क्योंकि मैथ्स में भी मेरे को केवल ग्रेजुएशन वाला कवर करना था और ह्यूमैनिटीज़ में भी जो एक्स्ट्रा करना होता है जीएस प्रिपरेशन के बाद वो ग्रेजुएशन वाला ही होता है पोर्शन। तो इस कारण से मैंने मैथमेटिक्स को चूज़ किया। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो मैथमेटिक्स का लेवल सिविल सर्विस के लिए चाहिए, जो डेप्थ यहाँ चाहिए, वो बिल्कुल अलग है जो आईआईटी वालों के लिए चाहिए। आईआईटी वालों में कॉन्सेप्ट कम होते हैं, डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स की वैरायटी ज़्यादा होती है, बट सिविल सर्विसेज में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉब्लम की डेप्थ या वैरायटी कम होती है। इसीलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आईआईटीएन होगा वो मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और जिनका मैथ्स बीएससी है तो वो नहीं कर पाएंगे। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, जिनको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट को लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो मैथ्स ऑप्शन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि मैथ्स ऑप्शन की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं जब सिलेबस को देखा तो कुछ चीज़ें तो +2 वाले से मैच कर रही थी, बट बहुत कुछ चीज़ें उसमें जो थी वो नहीं थी। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है IIMS, उनके जो नोट्स हैं उसका इस्तेमाल किया। मैं कोचिंग को ज्वाइन भी किया था, बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफरेबल लगा मेरे को, तो मैंने वहाँ से लिमिटेड हेल्प लिया था, जिसमें कि ये नोट्स भी है और टेस्ट सीरीज़ भी है। सर का नोट्स, IIMS का जो नोट्स है वो यूपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन है और मैंने उस नोट्स को बहुत होलिस्टिकली, रिलीजियसली उसको स्टडी किया था। सवाल भी बहुत सारे उसमें से सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट को भी सीखा था। तो उसमें एक ये बात ये है कि कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया था कि अलग कर लिया था। अब इसमें थोड़ी सी इफ़िशिएंट ये रहेगा कि पहले हम नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और उतना ही सवाल लगाएं जितना कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी है। जब हमें कॉन्सेप्ट को समझने लायक सवाल कर लिया, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई, तो हम आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोई लिमिट नहीं है। बहुत क्वेश्चन हैं जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है।
तो जनरली क्या करते हैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में कि कॉन्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उतना ही सवाल किया, और जनरली जो सॉल्व एग्जाम्पल है वहीं से करते हैं, ताकि अगर कहीं पे फंसा तो वहाँ से मैच कर लिया और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से अगर सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, इसका सेकंड रीडिंग लगाना है। उसी तरीके से मतलब कुछ क्वेश्चन को आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप उसको सॉल्व करके देखिए कि वो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कॉन्सेप्ट पे अगर पकड़ बन गई है दूसरी बार में भी, तो आप क्या कीजिए कि एक नोट्स बनाइए। नोट्स में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला और जो ट्रिक लगता है या फिर कोई अप्रोच जो हमें सवाल करते वक्त दिमाग में आया था, उसको हम यहाँ पे नोट करके अलग कर लेंगे। नोट्स जब बन जाएगा, नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि नोट्स को कई बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ये ह्यूमैनिटीज़ के प्रिपरेशन से अलग है। ह्यूमैनिटीज़ में तो ये होता है कि आप ब्रॉडली पढ़ते हैं और आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ पॉइंट मिस भी कर जाए तो कोई बात नहीं। बट इसमें क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट एक भी मिस हो गया बीच में, तो आपका वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन फंस जाएगा। तो जो आपको नंबर मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट पे कमांड बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का नोट्स अलग बना लेना चाहिए, जिसको कि कम से कम 10-15 बार रिवाइज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप प्रॉब्लम कर रहे थे फर्स्ट रीडिंग में या सेकंड रीडिंग में, तो आप मार्क कर लीजिए कि आपने कौन सा प्रॉब्लम कर रखा है और कौन सा प्रॉब्लम है जिसको कि आप फर्दर रिवाइज करेंगे, उसमें आप रेड कलर से या किसी तरीके से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि रिवीजन में आपको मदद मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका सवाल ऐसा है कि वो आप भूल जाएंगे तो खुद कर ही नहीं सकते। तो वो एक सवाल, एक दो सवाल भी आपको मार्क कर लेने चाहिए कि जब भी हम सवाल को रिवाइज करेंगे तो इसको देख लेंगे कि भाई इस तरीके से इस सवाल ऐसा बनता है। होना ये चाहिए कि अगर आप केवल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि फला कॉन्सेप्ट का सवाल इस तरीके से बनता है। फला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के पहले इन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन बातों पे ज़्यादा ध्यान, कौन सा मिस्टेक अवॉइड करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये तो दो बातें हो गई कि नोट्स कैसे बनाना है और फ्यूचर रिवीजन के लिए क्या कैसे टिक करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो बीपीएससी का सिलेबस है वो यूपीएससी से बहुत बड़ा है। जैसे उसमें कुछ टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च, और जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं बट ऑपरेशनल रिसर्च का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी में था, मुझे बीपीएससी क्लियर करना था, तो मैंने बीपीएससी का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर किया था। उसके लिए जो एक्स्ट्रा किताबें खरीदनी पड़ी थी वो किताबें खरीदा था, जैसे ऑपरेशनल रिसर्च का किताब खरीदा था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का किताब खरीदा था, उसके बाद स्टैटिक्स का भी, फ्लूइड स्टैटिक्स का भी सवाल किताब खरीदा था, मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ टॉपिक था उसके लिए अलग से किताब खरीदा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी किताब खरीदा था, ताकि वो सारा का सारा टॉपिक जो बीपीएससी में दिया है वो कवर हो जाए। तो मैंने तो चूँकि सारा कवर कर रखा था, तो बीपीएससी में जितने भी सवाल आए थे वो सारे मेरे को आते थे, और मैंने जो सबसे बेस्ट तरीके से मैं इनको सॉल्व कर सकता था उनको अटेम्प्ट किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस कवर करने का ज़रूरत नहीं है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का सिलेबस भले ही बड़ा है, बट जो सवाल निकल के आते हैं वो बहुत नैरो डोमेन से आता है। तो आप इसमें प्रायोरिटाइज कीजिए कि किस टॉपिक से सवाल निकल के आ रहा है, उस टॉपिक पे पहले कमांड कीजिए। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा टॉपिक जो इनफ्रीक्वेंटली कभी कभी आ जाता है उसको कवर कीजिए, और जिसको लगता है कि जिसके आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन में, आई थिंक 6 क्वेश्चन में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ इस तरीके से हैं। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटीज कीजिए, पूरा पढ़िएगा तो बहुत लेंदी है, कवर भी नहीं हो पाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो हो सकता है कि आपसे मिस कर जाए और आपका परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। यहाँ पे एक और बात है बीपीएससी में जो इम्पोर्टेंट है कि सवाल 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स, यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 50-50 आपका 300 मार्क्स हो गया। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एक सवाल गलत होता है तो आपको नुकसान सीधे सीधे किसका होगा? 50 मार्क्स का होगा। मतलब यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होगा, तो 25-25 का मानिए। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 25 मार्क्स ईजिली जा सकता है।
यूपीएससी में ऐसा नहीं, यूपीएससी में आपका 10 मार्कर का भी सवाल होता है, 20 मार्कर का भी सवाल होता है, 15 मार्कर का भी सवाल होता है, तो उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। इसीलिए उतना टॉपिक तो जरूर कवर करके जाइए जिससे कि रेगुलरली बीपीएससी सवाल पूछता है। और ये कहाँ से पता चलेगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा। जो 64th बीपीएससी है उसमें एक सवाल के 2 पार्ट थे, उसमें एक पार्ट में मेरे को हल्का सा मिस्टेक हुआ था और मुझे लगता है कि 12 नंबर कटने चाहिए था अगर पूरा काटे तो, बट उसमें भी मेरे को लगता है कि नंबर मिला है। तो अगर आपका कहीं पे हल्का मिस्टेक होता है तो स्टेप मार्किंग भी होती है, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोचिंग करने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो देखिए गाइडेंस का तो इम्पोर्टेंस है, और ये फॉर्चुनेट बात है कि सोशल मीडिया के एज में यूट्यूब या गूगल पे आपको बहुत सारे गाइडेंस टीचर के माध्यम से या जो सीनियर जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके माध्यम से अवेलेबल है। तो कोचिंग भी एक गाइडेंस का ही पार्ट है। आप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है और कोचिंग उसमें कितना मदद कर सकता है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, गाइडेंस लेना है। अगर कहीं पे आपको डाउट होता है तो हो सकता है कि आपको डाउट हो तो किसी सीनियर से भी आपको पूछना पड़ जाए। तो ये थी ओवरऑल मैथ्स की स्ट्रैटेजी। मैथ्स का पेपर जो बीपीएससी में आता है वो थोड़ा सा इजी रहता है, यूपीएससी से भी कम डाइवर्सिफाइड रहता है, कम डेप्थ का सवाल रहता है और पेपर आसानी से कवर हो जाता है। आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं, इतना टाइम रहता है अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो। 64th बीपीएससी का मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, वहीं 65th बीपीएससी में मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। उसमें 2 बार आराम से मैंने उसको चेक कर लिया था, तो इसमें टाइम का बहुत इशू नहीं है। आप आराम से अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वहाँ पर मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये स्कोरिंग भी है और यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में तो उसमें एरर कम से कम हो, क्योंकि एरर होगा तो बहुत नुकसान होता है। ह्यूमैनिटीज़ में ये बात नहीं है। और बुक्स को लेकर के ये है कि एक बुक होना चाहिए जिससे कि वो चीज़ कवर हो जाए। मैंने जैसे बताया आपको कि IMS का नोट्स मैंने रेफ़र किया था, एक्स्ट्रा जो था उसके लिए मैंने बुक्स कवर किया था। और एक और बात है जो मिस कर रहा हूँ मैं, हाँ, कुछ टॉपिक जो हैं वो रियली मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्ट हैं और उस पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी अलग होनी चाहिए। जैसे कि मॉडर्न अलजेब्रा है, फ्लूइड डायनामिक्स है, स्टैटिक्स डायनामिक्स में है जो फिजिक्स का पार्ट है। ये टॉपिक लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है और ऑपरेशनल रिसर्च बताया जैसे कि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए तो यह है कि उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा एक तरह से। और मॉडर्न अलजेब्रा के सवाल हो सकता है कि आपका फिर भी ना बने, तो हमें अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ेगा। जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वो फिजिक्स का पार्ट भी कवर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के लिए कृष्णा सीरीज़ का बुक रेफ़र किया था और फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए MD राय सिंघानिया का बुक इस्तेमाल किया था। फ्लूइड डायनेमिक्स को लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन आप उसमें अगर पेशेंसली ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट होता है तो आप किसी से कंसल्ट करके उसमें क्लियर कर लीजिएगा, तो फ्लूइड डायनेमिक्स भी आपका कवर हो जाएगा। रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है मेट्रिक एनालिसिस, जिससे कि सवाल जनरली आता है और मेट्रिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप रियल एनालिसिस पूरा किए हैं और वो नहीं किए हैं तो आपका सीधे 12 नंबर का नुकसान हो सकता है, 25 नंबर 25 नंबर मार्क्स का नुकसान हो सकता है। तो आप मेट्रिक एनालिसिस जरूर करके जाइएगा, रियल एनालिसिस का पार्ट है। और बाकी ये है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रायोरिटाइज कीजिए, पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है। ऑपरेशनल रिसर्च में अब जो है सवाल वो लीनियर प्रोग्राम से ही सवाल निकल के आता है, पूरा का पूरा जो ऑपरेशनल रिसर्च वहाँ से सवाल आते नहीं हैं। आप लीनियर प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ये रिस्क वाली बात है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है omp.gupta01@gmail.com। आप उसमें ईमेल कीजिए और अगर मेरे को जेन्युइन लगेगा तो फिर मैं उसमें रिप्लाई भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।